हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है आपका सेकंड और चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। गाइस ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और भी अदर सब्जेक्ट जो आपकी 11th क्लास में है, सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी के नोट्स यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बना दी गई है 2025-26, ठीक है। आपको जस्ट स्पार्क कोचिंग सेंटर लिखना है और अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर लेनी है, आपकी वो प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे आपको यहाँ पर अभी नोट्स दिख रहे होंगे, इसी तरीके से करवाए जा रहे हैं। इससे पहला वाला चैप्टर भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है इसकी भी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश भी आपको सिखाई जा रही है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नेक्स्ट ईयर और भी बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर आपको चीजें करवाएंगे। लाइक आप जब 12th में जाएंगे तो आपको सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड होंगी। तो बने रहे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा शेयर करें लोगों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो दिखा रखा है, रोमन साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। देखो जो रोमन साम्राज्य था, हम पूरी जो बुक है उसमें इसी की चर्चा करेंगे। जो रोमन साम्राज्य था वो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप में तो था ही, एशिया में भी था और कहीं ना कहीं अफ्रीका में भी था। मतलब कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम रोमन साम्राज्य पड़ा, ठीक है। आगे दिखा रखा है, समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरों को वर्ष वृत्तांत कहा जाता था। भाई बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में, बहुत बार। तो आप इसको कि वर्ष वृत्तांत क्या है या वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं, वर्ष वृत्तांत से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर वर्ष वृत्तांत आ जाए तो आपको लिखना आंसर यही है, ठीक है, कि समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरों को क्या कहते थे, वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट दिखा रखा है, पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था। जो पेपायरस है वो कैसा था, सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। वो कहां उगता था, सिर्फ नील नदी के किनारे। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और इससे क्या तैयार किया जाता था, लेखन सामग्री। समझ में आ गया। पेपायरस क्या था, एक सरकंडे जैसा क्या था, पौधा था, जिससे जो कहां पर उगता था, नील नदी के पास उगता था। और इससे लेखन सामग्री क्या की जाती थी, तैयार की जाती थी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों तथा जैतून तेल की फैक्ट्रियां काफी बड़ी संख्या में थी। जो रोमन साम्राज्य वहां पर बंदरगाह बहुत थे, ठीक है, खानों और खदान बहुत थे, ठीक है। ईंट भट्टे की जो फैक्ट्री वगैरह होती है, जहां पर ईंट वगैरह बनते, वो बहुत था, ठीक है। जैतून तेल की फैक्ट्रियां बहुत सारी थी। तो इनकी संख्या क्या थी, बहुत सारी थी। इससे स्पष्ट होता है कि वहां का आर्थिक ढांचा काफी मजबूत था। इससे क्या पता लगता है कि वहां पर पैसे से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया थी। मतलब कि आर्थिक चीजें वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा बढ़िया थी। आगे देखिए दिखा रखा है, एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष जिसमें अपने ही देश में अशांति का प्रदर्शन होता है, गृह युद्ध कहलाता है। मतलब कि अपने देश के जो सीमा रेखा है उसके अंदर ही युद्ध होना क्या कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। मतलब कि अपने ही देश में युद्ध होना। जैसे अपने मान चलो भारत है, तो भारत के अंदर ही लड़ाई हो रही होगी ना 28 स्टेट के कहीं ना कहीं, तो वो क्या कहलाएगी, गृह युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है, समकालीन इतिहासकारों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष लिखा जाता था। मतलब वो समकालीन इतिहासकार द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष लिखा जाता था। मतलब कि जो उस समय क्या करते थे वो लोग, प्रतिवर्ष क्या लिखते थे, वार्षिक कह सकते हो, वार्षिक वृत्तांत लिखा करते थे। तो वो किसी न किसी चीज के कारण लिखा करते थे। जो इतिहासकार लिखते थे ना, उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें एक तरीके से कहा गया था समकालीन इतिहासकार, मतलब जो उस समय उन चीजों के बारे में लिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 27 ईसा पूर्व में अगस्टस द्वारा स्थापित किया गया राज्य प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपेट क्या है, ठीक है। तो आपको यही लिखना है, ठीक है, अगस्टस के साथ, ठीक है। अगस्टस द्वारा स्थापित किया गया राज्य प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिए दिखा रखा है, रोमन साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। मतलब जो रोमन साम्राज्य यहाँ पर जो गणतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो चली कब से कब तक, 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। समझ में आ गई बात। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, आगे दिखा रखा है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण जानकारी और अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहला दिखा रखा है रोमन साम्राज्य किसे कहते हैं। जो रोमन साम्राज्य होता है वो कहते किसे हैं, आइए देखते हैं। बहुत समय पहले एक ऐसी विशाल साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। इसी को रोमन साम्राज्य कहते हैं। मतलब देखो बहुत समय पहले क्या था, एक ऐसी विशाल साम्राज्य था जिसमें जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप में फैला हुआ था, आपका पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था। इसे ही क्या कहा गया, इसे ही रोमन साम्राज्य कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा रखा है दिनारियस क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिनारियस क्या है, दिनारियस क्या है, आइए देखते हैं आंसर। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का है। जो दिनारियस है वो क्या है, रोम का एक चांदी का सिक्का है। इसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती है। इसमें क्या होती है, लगभग 4.5 ग्राम क्या होती है, विशुद्ध चांदी होती है। ठीक है, बता रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिखा रखा है तीसरा, एम्फोरा किसे कहते हैं, एम्फोरा किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, प्राचीन यूनान और रोम में उपयोग होने वाला मिट्टी का लंबा संकरा मुंह वाला घड़ा जिसमें तेल, शराब, अनाज आदि का भंडारण और परिवहन किया जाता था, उसे एम्फोरा कहते थे। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो मटका टाइप का था, जिसका ऊपर का जो ऊपर की जो उसकी जो मुंडी होती थी वो कैसी होती थी, बहुत ज्यादा पतली होती थी, संकरा होती थी। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा गया, इसे ही एम्फोरा कहा गया। इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता था, लाइक इसमें तेल रखा जाता था, इसमें शराब रखा जाता था, इसमें अनाज वगैरह भी रखा जाता था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ईसाईकरण की प्रतिक्रिया क्या है। जो ईसाईकरण है उसकी प्रतिक्रिया क्या है, दिखा रखा है आंसर। ईसाईकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ईसाई धर्म अलग अलग जन समूहों के मध्य फैलाया गया तथा वहां का प्रमुख धर्म बना दिया गया। बता रखा है जो ईसाईकरण से तात्पर्य है कि जो जिसके द्वारा जो ईसाई धर्म है ना वो अलग अलग जन समूह के मध्य फैला। मतलब कि ईसाईकरण कैसे है कि हमने जैसे एक बार किसी को बोला तो उसने ईसाई धर्म को अपना लिया, फिर इसी का धीरे धीरे एक दूसरे से फिर तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब लोगों में फैलता चले गया। तो इसे ही क्या कहा गया, इसे ही कहा गया ईसाईकरण कहा गया। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका, बता रखा है प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है। जो प्रिंसिपेट है उससे क्या अभिप्राय है, देखिए आंसर देखते हैं। सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। मतलब जो सम्राट अगस्टस थे उन्होंने क्या करा था, 27 ईसा पूर्व जो राज्य स्थापित किया था उसे ही क्या कहते थे, प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टस एक प्रमुख नागरिक प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं। जो अगस्टस था वो क्या था, एक तरीके से कह सकते हैं एक प्रमुख नागरिक था और प्रिंसेप्स था। ठीक है, निरंकुश शासक नहीं, निरंकुश शासक वो नहीं था। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण साम्राज्य था। जो रोमन साम्राज्य है वो सांस्कृतिक दृष्टि से कैसा था, विविधतापूर्ण साम्राज्य था। कथन को उचित तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। कथन को हमें क्या करना है, उचित तर्क देकर स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं आंसर। आगे देखिए आंसर दिखा रखा है, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से एक विविधतापूर्ण साम्राज्य था, कारण निम्नलिखित है। देखो जो रोमन साम्राज्य कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से क्या था, एक विविधतापूर्ण साम्राज्य था। कारण क्या है, निम्नलिखित है। दिखा रखा है पहला, विभिन्न सभ्यताओं का समावेश। यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी सभ्यता थी। बता रखा है रोमन साम्राज्य में यूनानी, मिस्र, सीरियाई, फारसी तथा स्थानीय यूरोपीय संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। जो रोमन साम्राज्य वहां पर किसका प्रभाव देखने को मिलता था, यूनानी का, मिस्र का, सीरियाई का, फारसी का और स्थानीय यूरोपीय संस्कृतियों का भी प्रभाव देखने को मिलता। मतलब इसमें बहुत सारी क्या थी, एक तरीके से बहुत सारी सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिखा रखा है धार्मिक विविधता। यहां अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी तथा बाद में ईसाई धर्म का भी व्यापक प्रसार हुआ। देखो यहाँ पर जो देवी देवता हैं वो सबके अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की क्या होती थी, पूजा होती थी। और बता रखा है यहाँ पर कि जो ईसाई धर्म है उसका भी व्यापक प्रसार हुआ। मतलब बाद में क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म है उसका भी वहां पर बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव हुआ। ठीक है, समझ में आ गया इतना, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है तीसरा पॉइंट, भाषाई और सामाजिक विविधता। भाषा, यहाँ पर क्या था, भाषा और सामाजिक विविधता थी। लैटिन के साथ साथ यूनानी और अन्य स्थानीय भाषाएं प्रचलित थी तथा भिन्न भिन्न परंपराएं और रीति रिवाज विद्वान थे। मतलब देखो यहाँ पर क्या था कि जो लैटिन
जो लैटिन के साथ साथ क्या थी यहाँ पर यूनानी और अन्य स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित थी तथा भिन्न भिन्न परंपराएं और रीति रिवाज भी विद्यमान थे। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्या था कि रीति रिवाज भी थे, परंपराएं भी थे। तो ये क्या है, एक तरीके से ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका रोमन साम्राज्य है उसमें सांस्कृतिक दृष्टि थी, उसमें विविधता थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिखा रखा है आपको 7वां। रोमन के इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो रोमन इतिहास है उसके जो मुख्य स्रोत कहां से मिलते हैं उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा पार्ट 2 अभी आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए वेट करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।